So till last class we have studied about the reduction techniques, and today we'll continue with the refining processes. Write the next title, refining. So purpose of refining is actually conversion of pure metal to purest form of metal. Its purpose is pure metal means approximately 80 to 90% pure metal अगर अचीव हो जा रहा है तो इस प्योर मेटल को अगर हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल में अगर कन्वर्ट करना है मीन्स यू वांट 99.999% प्योर और मैक्सिमम प्योरिटी लेवल तक पहुंचाना है, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल तक जाने के लिए हम लोग रिफाइनिंग टेक्निक फॉलो करते हैं। तो मैंने पहले लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस करी थी आपके साथ। सो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल तक पहुंचाने के लिए हम लोग टेक्निक्स फॉलो करते हैं। अब इसमें जो अलग अलग टेक्निक्स फॉलो होती है उनके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स सीखने हैं और उनके एग्जाम्पल समझने के कहाँ पे कौन सी टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टेक्निक। सबसे पहली टेक्निक हम लोग फॉलो करते हैं डिस्टिलेशन। राइट डाउन द फर्स्ट टेक्निक, डिस्टिलेशन। तो बेसिकली हमें इनके प्रिंसिपल्स और एग्जाम्पल सीखने की टेक्निक का बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले केस में लिखा है दिस टेक्निक इज एप्लीकेबल फॉर द मेटल्स ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट। दिस टेक्निक is applicable this technique is applicable for the metals of low melting point low boiling point। डिस्टिलेशन कराना है तो जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा उनके लिए ये टेक्निक अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल जिंक, कैडमियम, मर्करी। तो अगर इसके एग्जांपल्स लिखने हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके, सो प्राइमरली विल अप्लाई फॉर जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। आसानी से याद रहेगा आपको, ग्रुप 12 लिखना है basically. So zinc, cadmium and mercury primarily will apply this technique for these metals. Second process is liquefaction. Second process will follow is liquefaction. अब ये टेक्निक उन मेटल्स के साथ वर्कआउट करती है जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। So this technique is applicable for the metals of low melting point. So write down this technique is applicable for the metals of this technique is applicable for the metals of low melting point. This technique is applicable for the metals of low melting point. Okay, so बेसिकली क्या करते हैं, एक स्लोपिंग सरफेस ली जाती है, उसके ऊपर इस मेटल को रख के हीट करते हैं तो मेटल आसानी से मेल्ट कर जाएगा, तो वो लिक्विड बन के फ्लो करके डाउनवर्ड मूव कर जाएगा और इम्प्योरिटी उसी पोजीशन पे रुके रहेंगे। ऑल्दो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट हमें नहीं सीखना है, सिर्फ हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स विद एग्जांपल्स मालूम होने चाहिए। तो इस प्रोसेस के अगर एग्जांपल्स लिखेंगे तो प्राइमरली दिस टेक्निक इज अप्लाइड फॉर टिन। अगर अपने कोर्स स्ट्रक्चर से याद रखना है तो सबसे पहले टिन, otherwise other than tin we can use it for bismuth and lead also। Okay, is that clear? Then third technique we follow is electrolytic refining। Third technique is electrolytic refining। जी हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टाइम पे भी सीखी थी। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसमें इम्प्योर मेटल एनोड लेके प्योर मेटल कैथोड लेते हैं, तो इसमें एनोड से मेटल डिजोल्व होकर कैथोड पे डिपॉजिट होता चला जाता है और हमें प्योर फॉर्म ऑफ मेटल, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल गेन हो जाती है। सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग विल टेक एन एनोड ऑफ इम्प्योर कॉपर रॉड एंड अ कैथोड ऑफ प्योर कॉपर वायर। नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कॉपर सल्फेट के ले रहे हैं, तो कॉपर के केस में जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा। So if I write the equation at anode, oxidation will take place। तो एनोड पे हमारे पास जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज होकर कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा और यही कॉपर जो है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा प्योर फॉर्म में, और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो एनोड के नीचे इम्प्योरिटीज कलेक्ट हो जाएंगी, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं एनोड मड। ओके, सो इस केस में जो इम्प्योरिटीज सेपरेट आउट हो रही है दैट इज रेफर्ड एज एनोड मड कलेक्टेड बिलो द एनोड। एंड समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे कॉपर मेटलर्जी के केस में जो एनोड मड में मटेरियल्स कलेक्ट होते हैं
दे आर जनरली सिल्वर, गोल्ड, ओके, सो या समटाइम्स सेलेनियम, टेलेनियम ऑल्सो। तो उससे क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग है वो भी यहाँ पे रिकवर हो जाती है। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना है। इम्प्योर मेटल जो रॉड है वो कैथोड होता है। अगर और प्रिसाइसली मेंशन करूँ यहाँ पे, तो इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, impure metal anode and pure metal cathode लेते हैं, and pure metal cathode is used, and impurities are collected. Impurities are collected below anode, known as anode mud. Impurities are collected below anode, known as anode mud. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल, वेगेज फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं, तो मैंने पूरा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के में सिखाया हुआ है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस जिससे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की टेक्निक वर्कआउट करते हैं। तो और मैंने आपको बताया जैसे कुछ कुछ केस में ये जो इम्प्योरिटीज कलेक्ट होती है इनकी कॉस्ट से प्योर कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग निकल आती है। तो जैसे एग्जांपल लिखना है अगर हमें, सो राइट इन केस ऑफ कॉपर रिफाइनिंग या रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, in case of refining of copper, in case of refining of copper, in case of refining of copper, anode mud contains antimony, selenium, tellurium, silver, gold, or even sometimes platinum, etc. Recovery of these elements makes the cost of the refining. You can write down this thing: recovery of these elements may meet the cost of refining. तो कभी कभी कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग जो बिल्कुल जीरो हो जा रही है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में हमें ऐसे सब्सटेंसेस मिल जा रहे हैं जिनकी कॉस्ट से हम रिफाइनिंग की कॉस्ट निकाल ले जाते हैं। प्राइमरली ये टेक्निक हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर द मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, जिंक एक्सेट्रा। तो इसीलिए चीज़ें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए अगर एग्जाम्पल्स देखते हैं कहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, तो बाकी सबके लिए भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। तो एग्जाम्पल्स में इसको लिख लीजिए। दिस इज बेसिकली यूज फॉर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, जिंक एक्सेट्रा। इन सबके केस में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन। ये टेक्निक नॉर्मली वहाँ पे अप्लाई करी जाती है जहाँ पे इम्प्योरिटीज की बहुत हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ देन द करस्पॉन्डिंग मेटल। इसका प्रिंसिपल लिखो। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन this method is used when impurities have a great affinity for oxygen than the metal itself. अगर पाइरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं तो इस प्रोसेस में जो हमारा मेटल है उसकी उससे ज़्यादा अफिनिटी इम्प्योरिटीज की होती है ऑक्सीजन के लिए, तो वहाँ पर हम लोग पायरोमेटलर्जिकल ऑप्शन अप्लाई करते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग 3 तरह की टेक्निक्स फॉलो करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये चीज़ सिखाई थी। तो इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस फॉलो करते हैं दिस इज कॉल्ड क्यूपलेशन। क्यूपलेशन प्रोसेस में क्या करते हैं,
हम लोग नॉर्मली क्यूपेल लेते हैं. क्यूपेल इज एक्चुअली एन ओवल शेप्ड क्रूसिबल मेड अप ऑफ बोन एश और सीमेंट, है ना. तो सबसे पहले टर्म यहाँ पे एक टर्म लिख लेना है. तो इसमें लिखो द इम्प्योर मेटल इज हीटेड. द इम्प्योर मेटल इज हीटेड. द इम्प्योर मेटल इज हीटेड इन अ क्यूपल. क्यूपल समझ रहे हो ना. इम्प्योर मेटल इज हीटेड इन अ क्यूपल. क्यूपल जो होता है वो एक ओवल शेप्ड क्रूसिबल होती है जो जनरली बोन ऐश या सीमेंट से बनी होती है. ठीक है. सो क्यूपल एंड ओवल shaped oval shaped crucible. जो पुराने गोल्ड स्मिथ्स होते हैं तो उनके पास ये सब मटेरियल होता था. एक गोल्डिश हुआ करती है, इसमें गोल्ड रख के वो फ्लेम के साथ फूंक मारते थे तो फ्लेम से वो मेटल मेल्ट होते और इम्प्योरिटीज ऑक्साइज होकर हट जाती थी. ये बहुत पुरानी टेक्निक है. सो एन ओवल शेप्ड क्रूसिबल मेड अप ऑफ बोन एश और सीमेंट. मेड अप ऑफ. और तो करेंट टाइम में तो ये सब थोड़ा एलिमिनेट ही होता जा रहा है, बट टेक्निक है तो प्रोसेस समझ के रखना. सीमेंट. And the blast of air is passed over the molten mass. Impurities gets oxidized and removed with the blast of air. Commonly ये लोग अर्जेंटी फेरस लाइट के लिए करते हैं इस प्रोसेस को अप्लाई. अगर सिल्वर के अंदर बेसिकली लेड की इम्प्योरिटी होती है दैट दिस टेक्निक इज एप्लीकेबल बिकॉज लेड की एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिल्वर. तो मैंने लिखा था इम्प्योर मेटल इज हीटेड इन क्यूपल. क्यूपल के बारे में बताया पहले मैंने आपको क्या होता है. एंड अ ब्लास्ट ऑफ एयर. And a blast of air is passed over molten mass. Is passed over molten mass. ठीक है. So the impurities gets oxidized. The impurities gets oxidized. The impurities gets oxidized and removed with the blast of air. And removed with the blast of air. ठीक है. अगर इसका एग्जाम्पल लिखना है तो मैंने बताया ये टेक्निक अप्लाई तब करते हैं व्हेन सिल्वर इज हैविंग लेड इम्प्योरिटी. एग्जाम्पल में लिख लीजिए यूज्ड फॉर silver having lead impurity. ब्लास्ट ऑफ एयर में लेड ऑक्साइड होकर बाहर निकल जाएगा, प्योर सिल्वर बच जाता है. ठीक है. सेकेंड टेक्निक यहाँ पे जो अप्लाई करते हैं दिस इज कॉल्ड बेसिमराइजेशन. बेसिमराइजेशन. इन दिस प्रोसेस व्हाट विल डू इज कि जो इम्प्योर मेटल होता है उसको फर्नेस में हीट करते हैं वही सेम कॉम्प्रेस्ड एयर के साथ. अब यहाँ पे बेसिमर कन्वर्टर हम लोग यूज कर लेते हैं फर्नेस की तरह से और फिर से वही इम्प्योरिटी जो है वो ऑक्सीडाइज होकर बाहर निकल जाएगी. ठीक है. नॉर्मली ये टेक्निक हम लोग पिग आयरन के लिए अप्लाई करते हैं टू गेट मोर प्योर फॉर्म ऑफ आयरन. इससे आयरन की इम्प्योरिटीज हटाने के लिए काम हेल्प मिलती है. सो वी आर राइटिंग दिस इज बेसिमराइजेशन प्रोसेस. ठीक है. तो बेसिमराइजेशन में देखिए इम्प्योर मेटल इज हीटेड. इम्प्योर मेटल इज हीटेड in a furnace and a blast of compressed air is heated in a furnace and a blast of compressed air impure metal is heated in a furnace and a blast of compressed air is blown through the molten mass is blown through the molten mass the impurities gets oxidized
impurities gets oxidized and removed with the blast of air. मतलब सेम टेक्निक है, बस अलग अलग तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। क्यूपेल में अप्लाई करते हैं तो क्यूपलेशन बोलते हैं, बेसिमर कन्वर्टर में अप्लाई करेंगे तो बेसिमराइजेशन बोलेंगे। एक और टेक्निक है कि कोलिंग, अगर ग्रीन रॉड्स ग्रीन वुड लॉक्स अगर यूज करेंगे इस प्रोसेस के, तो दैट इज कॉल्ड कोलिंग। अभी उसका अगला स्टेप बताता हूँ। सो द इम्प्योरिटीज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिमूव विद द ब्लास्ट ऑफ एयर and remove with the blast of air. Impurities gets oxidized and remove with the blast of air। और ये टेक्निक हम लोग अप्लाई करते हैं बेसिकली। So impurities gets oxidized and remove with the blast of air। ये चीज़ हम लोग नॉर्मली आयरन के केस में करते हैं। तो एग्जाम्पल अगर इसका लिखा है तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए, यूज टू गेट प्योर आयरन, यूज टू गेट फॉर प्योर आयरन। जो आयरन का प्योर फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं रॉट आयरन बेसिकली। फ्रॉम कास्ट आयरन लिख सकते हैं। आयरन का जो थोड़ा लेस प्योर फॉर्म है वो कास्ट आयरन, सबसे प्योर फॉर्म होती है पिग आयरन होती है। पिग आयरन को कन्वर्ट करते हैं पहले कास्ट आयरन में, ठीक है। और कास्ट आयरन जो होता है उसको हम लोग जब फर्दर प्योरीफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं रॉट आयरन। तो जो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होती है दैट इज कॉल्ड रॉट आयरन। तो कास्ट आयरन से रॉट आयरन गेन करने के लिए टेक्निक अप्लाई कर लेते हैं, बेसिमराइजेशन। ओके, तो उसमें जो भी इम्प्योरिटी फॉर्म होती है वो सब ऑक्सीडाइज हो जाती है फर्दर और प्योर आयरन में गेन हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली सिलिका, कार्बन, मैग्नीज, ये सब इम्प्योरिटीज है वो रिमूव होती है यहाँ से। दिस इज कॉल्ड बेसिमराइजेशन। क्लियर। तीसरा टर्म लिखेंगे पोलिंग। थर्ड प्रोसेस लिखिए पोलिंग। थर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं पोलिंग। एम इसका भी वही है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इम्प्योर मेटल कंटेनिंग ऑक्साइड इम्प्योरिटीज के लिए ये चीज़ अप्लाई करी जाती है। और मोल्टेन इम्प्योर मेटल को जो हम लोग ग्रीन पोल्स ऑफ वुड से स्टर करते हैं, तो जब उससे स्टर करते हैं तो जो ग्रीन वुड होती है उससे हाइड्रोकार्बन गैस रिलीज होती है, जो फर्दर ऑक्साइड को, इम्प्योरिटी ऑफ ऑक्साइड को रिड्यूस करके रिमूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इस चीज़ को लिखते हैं, द इम्प्योर मेटल कंटेन्स ऑक्साइड एज एन इम्प्योरिटी कैन बी प्योरीफाइड बाय दिस मेथड। द इम्प्योर मेटल containing oxide as an impurity, the impure metal containing oxide as impurity, can be purified by this technique, The molten impure metal is stirred with the molten impure metal is stirred with green poles of wood। जो पेड़ की हरी डंडी होती है बस वैसे ग्रीन पोल्स ले लिए अपना, तो उससे इसको स्टर करते हैं। तो ग्रीन पोल्स ऑफ वुड रिलीजेस हाइड्रोकार्बन गैसेस। The green pole of wood releases the hydrocarbon gases, which reduces the oxide impurities. Hydrocarbon gases which reduces the oxide impurities. Reduces the oxide impurities। और ये मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं बेसिकली
कॉपर मैन्युफैक्चरिंग, मेथड यूज्ड इन कॉपर, प्यूरिफाइंग कॉपर, मेथड यूज्ड इन प्यूरिफाइंग, मेथड यूज्ड इन प्यूरिफाइंग कॉपर। कॉपर प्यूरिफिकेशन में लोग ये टेक्निक फॉलो करते हैं, बहुत कॉमन टेक्निक है कॉपर की, बहुत पुरानी और बहुत कॉमन टेक्निक है, जिससे कॉपर के केस में लोग प्यूरिफिकेशन गेन करते हैं। दिस इज फॉर कोलिंग। सो नेक्स्ट टेक्निक इज जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग बेसिकली सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ बहुत हाई लेवल प्योरिटी रिक्वायर्ड होती है। पहले इसका प्रिंसिपल लिखना है। सो राइट डाउन, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, it is based on the principle that it is based on the principle that impurities are impurities are more soluble in the melt, impurities are more soluble in the melt than in the solid state of the metal, than in the solid state of the metal। यानी कि जो इम्प्योरिटीज है उनकी सॉलिबिलिटी लिक्विड या मोल्टेन मेटल के अंदर ज़्यादा होती है रादर देन द सॉलिड मेटल। तो ऐसी जगह पे हम लोग जोन रिफाइनिंग की टेक्निक फॉलो करते हैं एंड इट इज़ कॉमनली अप्लाइड फॉर द सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स टू गेट वेरी हाई प्योरिटी। इसके एग्जाम्पल्स में लिखो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल्स में लिखो, यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमी कंडक्टर्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी, यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमी कंडक्टर्स। आप जानते हो सेमी कंडक्टर्स में हम लोग बाद में अपनी तरफ से इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। अगर उसमें पहले ही इम्प्योरिटी हो जाएगी तो सेमी कंडक्टर की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो वी नीड वेरी हाईली प्योर फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर, सो यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमी कंडक्टर्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी, ऑफ वेरी हाई प्योरिटी। और अगर एग्जाम्पल्स में लिखना है इसका तो लाइक सेमी कंडक्टर्स आर जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम एंड इंडियम। इन सब की प्योरिफिकेशन के हम लोग जोन रिफाइनिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं। ओके, अब अगर इसको जरा थोड़ा एक्सपेरिमेंटली समझना है तो आपको थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ। अब जो गिवन इन एनसीईआरटी, बट मैंने इसका थोड़ा सा और एक प्रोसेस बनाया, थोड़ा हाईलाइट करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो लेफ्ट में डायग्राम बनाया, दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। तो हम करते हैं क्या, एक मेटल रॉड लेते हैं जिसको नोबल गैस एनवायरनमेंट में रखते हैं, यानी इनर्ट गैस एनवायरनमेंट रखना होता है सो दैट और कोई सब्सटेंस से रिएक्ट ना कर पाए। और उसकी सराउंडिंग में कोई ऐसे रोल हीटर रहता है, जिसको अगर और अच्छे से समझना है तो आगे वाला डायग्राम देखो। नेक्स्ट वाले डायग्राम में मैंने वही चीज़ थोड़ी सी और एलेबोरेट करके एक्सप्लेन करी है। ये देखो सर्कुलर हीटर लगा रखा है मैंने यहाँ पे। ये सर्कुलर हीटर उस मेटल रॉड को हीट कर रहा है, ठीक है। सो जो नॉर्मली इंडक्शन कॉइल हीटिंग होती है जो मूव कर सकती है, तो वो जैसे जैसे आगे मूव करती जाएगी तो क्या होगा, जिस जोन में हीट कर रहा होगा उसी जगह का मेटल देखो मोल्टेन स्टेट में दिखेगा। ऐसे नोटिस कर पा रहे हो, ये मेटल आपका देखो मोल्टेन स्टेट में दिख रहा है आपको, ठीक है। अब क्या होगा कि जो इम्प्योरिटी है, यहाँ पे देखो आपको तीन सेगमेंट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बनाए हुए हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे रिक्रिस्टलाइज जर्मेनियम, प्योर जर्मेनियम एक एग्जांपल के साथ लिखा हुआ है। सो दिस इज रिक्रिस्टलाइज प्योर जर्मेनियम, ये इम्प्योर जर्मेनियम रॉड है और बीच में देखो मोल्टेन स्टेट है जिसमें इम्प्योरिटीज है। तो होता क्या है कि जैसे आपने हीटर हीट करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि जो एक्स वाली साइड पे इम्प्योरिटी है वो मेल्ट में डिजोल्व करी और एक्स वाली साइड में प्योर जर्मेनियम बचा। अब ये हीटर आगे चलता जाएगा तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो इस मोल्टेन जोन में आती जाएंगे और धीरे धीरे पूरी पूरी चीज लेफ्ट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। लेफ्ट साइड में प्योर मेटल आ जाएगा, राइट साइड में इम्प्योरिटी आ जाएगी। जैसे ही हीटर जेड पे पहुंचेगा इस हीटर को बंद करेंगे और फिर से इसको दोबारा एक्स साइड से हीट करना शुरू करेंगे। यानी इस केस में कंडीशन ये है कि हीटिंग हमेशा एक ही डायरेक्शन में की जाती है। यू कांट हीट इट फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। मतलब अगर हम एक्स से जेड की तरफ हीट करते हुए जा रहे हैं तो इसमें हर बार एक्स से जेड की तरफ ही हीट करते हुए जाएंगे, कभी भी जेड से एक्स की तरफ हीटिंग करते हुए वापस नहीं आएंगे, नहीं तो फिर से इम्प्योरिटी वापस उसी फॉर्म में आ जाएगी। तो इस प्रोसेस से अगर हम लगातार ये चीज 3 4 5 बार 10 बार परफॉर्म कर देंगे तो जो एक्स वाली साइड है वो ऑलमोस्ट प्योर रॉड फॉर्म में, प्योर मेटल के फॉर्म में आ जाएगी और जो जेड वाला फॉर्म है उधर की तरफ इम्प्योरिटी कलेक्ट हो जाएगी। और फिर हम सेफ मार्जिन लेते हुए इस रॉड को बीच से कट कर देंगे उस पोजीशन से जहाँ से इम्प्योरिटीज एक साइड हो जाए
और पूरे प्योर मेटल फॉर्म जो है वो एक साइड में आ जाए। तो दिस इज द टेक्निक कॉल्ड जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग की जो प्राइमरी कंडीशन हुई या जो इसमें प्रिकॉशन है वो ध्यान रखना है, इसमें हीटिंग केवल एक ही डायरेक्शन में करी जाती है। ये पॉइंट जरा ध्यान से लिख लीजिए। सो राइट ऑन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, या अगर प्रोसेस लिखना है तो लिख लो। इसमें बस एक चीज़ लिख लो नोट बना के, हीटर इज ऑलवेज मूव्ड इन वन डायरेक्शन। Heater is moved heater is moved always in same direction। मतलब एक बार Z पहुंच जाएगा तो फिर Z से X की तरफ हीटर मूव कराते हुए नहीं जा सकते। फिर उस हीटर को आप रन करेंगे और फिर उसको हटा के दोबारा X से फिर पास करेंगे और X से Z की तरफ ही हीट करते हुए जाएंगे। सो हीटर इज मूव्ड ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन एंड impurities and impurities and impurities moves in the molten form, and impurities moves in molten zone, and impurities moves in molten zone। ये दो बातें ध्यान रखनी है, इम्प्योरिटी हमेशा मोल्टन जोन में जाएंगे और हीटर हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव कराते हैं। और ये टेक्निक कॉमनली सेमी कंडक्टिंग डिवाइस के लिए यूज की जाती है टू गेट द वेरी हाई लेवल ऑफ प्योरिटी। दिस टेक्निक इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक जो हम लोग फॉलो करते हैं, दिस इज कॉल्ड वेपर फेज रिफाइनिंग। सो नेक्स्ट प्रोसेस इज वेपर फेज रिफाइनिंग। So write down the next technique, vapor phase refining। वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग का अगर प्रिंसिपल समझना है, उसमें दो मेजर टेक्निक कंडीशंस अप्लाई होती हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा मेटल है वो कोई एक वोलाटाइल सब्सटेंस बनाना चाहिए एक सुटेबल रिएजेंट के साथ, और फिर वो जो वोलाटाइल सब्सटेंस है वो आसानी से डिकम्पोजेबल होना चाहिए फॉर द अगेन रिकवरी ऑफ द मेटल। सो देयर आर टू टेक्निक्स जो कंडीशन अप्लीकेबल होनी चाहिए। सो राइट डाउन द टेक्निक फॉर दिस। For this process, first metal should form a volatile compound with the available reagent. First metal should form a volatile compound. First metal should form a volatile compound with the available reagent. With a available reagent and then from this volatile compound recovery of metal should be easy by decomposition, and from this volatile compound recovery of metal should be easy by decomposition। मतलब पहले हमने मेटल को किसी एक अवेलेबल रिएजेंट से रिएक्ट करा के वोलेटाइल सब्सटेंस में कन्वर्ट करा, और फिर उस वोलेटाइल सब्सटेंस को दोबारा डिकम्पोज करा के आसानी से मेटल रिकवर होना चाहिए।
तो ये टेक्निक काम करेगी। दिस इज कॉल्ड वेपर फेज रिफाइनिंग। तो उसमें बेसिकली देखो दो मेजर प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। एक प्रोसेस होता है मॉन्ट्स प्रोसेस, जो कि निकेल के लिए अप्लाई होता है, और एक और प्रोसेस होता है वॉन आर्कल्स प्रोसेस। तो पहले एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले लिखो मॉन्ट्स प्रोसेस फॉर निकेल। तो निकेल के मॉन्ट्स प्रोसेस में जो अवेलेबल रिएजेंट होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ जो रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। सो द कॉन्सेप्ट इज निकेल की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं एट अराउंड 330 टू 350 केल्विन। रिएक्शन कराते हैं 330 से 350 केल्विन के बीच में, और ये NiCO4 बनाता है विच इज एन स्टेबल कंपाउंड। इसको वेपर बना के हमने दूसरी जगह कलेक्ट करा, और फिर दूसरे स्टेप में जो NiCO4 है उसको दोबारा हीट करते हैं एट अराउंड टेम्परेचर ऑफ 450 केल्विन। 450 से 470 केल्विन के बीच में इसको हीट करते हैं, तो दोबारा प्योर निकेल गेन हो जाता है। दिस इज मॉन्ट्स प्रोसेस, राइट। दूसरा प्रोसेस यहाँ पे जो फॉलो करते हैं दिस इज वॉन आर्कल्स प्रोसेस, जो कि हम लोग जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज करते हैं। सो नेक्स्ट प्रोसेस लिख रहे हैं हम लोग वॉन आर्कल्स प्रोसेस। दिस इज एक्चुअली फॉर टाइटेनियम और जिरकोनियम, ठीक है। और यहाँ जो अवेलेबल रिएजेंट होता है दैट इज आयोडीन। तो पहले जिरकोनियम की रिएक्शन आयोडीन से कराई, ZrI4 बनाया, and this reaction takes place around 870 Kelvin. ZrI4 बनाया, this reaction takes place around 870 Kelvin. और फिर इसको अगर हमने 2000 केल्विन के आसपास दोबारा हीट करा दिया ZrI4 को, विच इज हीटेड अराउंड 2075 केल्विन, तो फिर से जिरकोनियम और आयोडीन अलग अलग अचीव हो जाएंगे। दिस द टेक्निक वन आर्कल्स प्रोसेस, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर the same method can also be used for टाइटेनियम इन द सिमिलर मैथड। टाइटेनियम की भी रिएक्शन आप पहले आयोडीन से करा के TiI4 बनाएंगे, और फिर उसको फर्दर हीट करा के दोबारा टाइटेनियम रीगेन कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड वेपर फेज रिफाइनिंग, मॉन्ट्स प्रोसेस एंड वॉन आर्कल्स प्रोसेस। दो टेक्निक्स हैं यहाँ पे। एंड द लास्ट टेक्निक वी यूज फॉर दिस प्रोसेस इज क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे हम लोग उसका क्रोमेटोग्राफी। सो क्रोमेटोग्राफी आपको सरफेस केमिस्ट्री के टाइम पे बताया था। दिस प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन द फिनोमेनन ऑफ एडजॉर्प्शन। अभी थोड़ा उसको और डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे क्रोमेटोग्राफी। तो पहले तो इसका प्रिंसिपल लिखेंगे। सो राइट डाउन दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट this technique this technique is based on the principle that is based on the principle that this technique is based on the principle that the different component of the mixture that the different components of a mixture are differently adsorbed on an adsorbent. किसी एडजॉर्बेंट पे अगर किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग अलग तरीके से एडजॉर्ब होते हैं तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक वर्कआउट करती है, ठीक है। हम इसके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो वन बाय वन लिखते चलो आप, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले पॉइंट में लिखना है मिक्सचर इज पुट इन अ लिक्विड और गैसियस मीडियम, जिसको हम लोग बोलते हैं मूविंग फेज, विच इज मूव थ्रू द पोरस मीडियम, जो कि हमारा एडजॉर्बेंट होगा उसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। तो पहले पॉइंट में लिखो, लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहे हैं कि कैसे एक प्रोसेस वर्कआउट करेगा। तो पहले पॉइंट में लिखो द मिक्सचर इज पुट
mixture is put in a liquid or a gaseous medium. Put in a liquid or gaseous medium, जिसको हम लोग बोलते हैं मूविंग फेज. Which is moved through a porous medium. Which is moved through a porous medium. जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं एडजॉर्बेंट स्टेशनरी फेज. तो जो पोरस मीडियम है वो हमारा एक्चुअली में एडजॉर्बेंट है और उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड स्टेशनरी फेज. तो ध्यान से देखना है कि क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस होते हैं. एक मूविंग फेज होती है जो कि नॉर्मली उस सब्सटेंस की होती है जिसको हम सेपरेट करने वाले होते हैं, और एक हम लोग कॉलम बनाते हैं जिसके थ्रू उसे सेपरेट कराना होता है जो कि एडजॉर्बेंट का होता है. दैट इज एन स्टेशनरी फेज. ठीक है. अब अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग लेवल पे एडजॉर्ब होने. अगले पॉइंट में ये लिख लीजिए डिफरेंट कंपोनेंट्स. different components different components of mixture are adsorbed different components of mixture are adsorbed different components of mixture are adsorbed at different level in the column are adsorbed at different levels in the column. मतलब जिसकी जितनी एडजॉर्प्शन कैपेसिटी है वो उसी के बेसिस पे अलग अलग लेवल पे एडजॉर्ब हो जाएगा. ठीक है. जैसे ही अलग अलग लेवल पे आ जाएगा तो फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है. तो अगले प्रोसेस में देखो आफ्टर द सेपरेशन the different adsorbed components are extracted from the adsorbent with suitable solvents. After separation, the different adsorbed components are extracted from the adsorbent with suitable solvents. And this process is known as elution. Adsorbent and with suitable solvent, and this process is elution. ठीक है. दिस प्रोसेस इज इल्यूजन. और यहाँ जो सुटेबल सॉल्वेंट यूज करते हैं उसको हम लोग टेक्निकल टर्म बोलते हैं इल्यूएंट. अगर और ध्यान से लिखना है तो सुटेबल सॉल्वेंट्स यहाँ ब्रैकेट में लिखो इल्यूएंट. समझ आया. सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सॉल्वेंट विद सुटेबल सॉल्वेंट जिसको हम लोग बोलते हैं इल्यूएंट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इल्यूजन. This process is illusion. समझ गया. उसके बाद अगले पॉइंट में लिखिए the component which is quite soluble in the stationary phase takes longer time to travel. A component which is quite soluble in stationary phase stationary phase
takes longer time to travel, takes longer time to travel through it than a component which is quite soluble. The stationary phase takes longer time to travel through it than a component which is not very soluble in the stationary phase but very soluble in mobile phase. Time to travel through it than a component which is not very soluble in the stationary phase but very soluble in mobile phase. तो जो सब्सटेंस मोबाइल फेज में ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो फास्ट मूव करेगा और जो स्टेशनरी फेज में सॉल्युबल होगा वो स्लो मूव करेगा। तो यानी कि कंपोनेंट्स में जो कंपोनेंट तेजी से मूव करेगा वो नीचे की तरफ ज़्यादा चला जाएगा और जो स्लोली मूव करेगा वो ऊपर की तरफ रह जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसी में देखो एक और टेक्निक फॉलो करते हैं। इस क्रोमेटोग्राफी की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप लोगों ने सेपरेशन टेक्निक से टाइम पे सीखा होगा, बट अभी इसमें हम लोग एक और टेक्निक फॉलो करते हैं जो सबसे कॉमन टेक्निक जो थी वो मैंने बताई आपको। आप इसी में एक और टेक्निक फॉलो करते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जिसमें हम लोग नॉर्मली एल्यूमिना का कॉलम बनाते हैं। लेकिन इसमें ये भी लिख लीजिए, इन केस ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इन केस ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी in case of column chromatography, adsorbent is packed in glass column। और नॉर्मली यहाँ पे एल्यूमिना जो है वो यूज़ किया जाता है। एल्यूमिना मीन्स Al2O3 एज अ एडजॉर्बेंट। ये सबसे कॉमन एडजॉर्बेंट है जो हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं। अदरवाइज अलग अलग सब्सटेंसेस भी यूज़ किया जा सकते हैं। So in case of column chromatography, adsorbent is packed in a glass column और नॉर्मली इस प्रोसेस में हम लोग जो एडजॉर्बेंट यूज़ करते हैं दैट इज Al2O3। ठीक है, और यहाँ पे जो मिक्सचर सेपरेट होता है या प्यूरिफाई होता है वो सूटेबल सॉल्वेंट्स की हेल्प से हमेशा कराते हैं। और यहाँ पे भी वही सॉल्वेंट जो है उसको इलिवेंट ही बोलेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट में इस चीज़ को मेंशन कर लीजिए। तो आप इलिवेंट यूज करेंगे तो उसमें लिखना है द इलिवेंट डिसॉल्व्स डिफरेंट कंपोनेंट सेलेक्टिवली। इलिवेंट समझ गया ना, वो सॉल्वेंट जिसमें हम लोग एडजॉर्ब कंपोनेंट को अलग करा रहे हैं। तो जो एडजॉर्ब ज़्यादा होगा वो इलिवेंट में कम डिसॉल्व होगा। वी आर यूजिंग द एलिवेंट डिसॉल्व्स different components selectively, different components selectively, the weakly adsorbed component, the weakly adsorbed component, the weakly adsorbed component will be eluted, will be eluted more rapidly। The weakly adsorbed component will be eluted more rapidly and vice versa, मतलब जिसका adsorption कम होगा उसका इल्यूजन, जिसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा उसका इल्यूजन कम होगा। ठीक है, क्लियर। और ये टेक्निक नॉर्मली हम उन मेटल्स के केस में या उन सब्सटेंसेस के केस में अप्लाई करते हैं जिनका बहुत कम अमाउंट होता है और उन्हें सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ओके,
तो ये पॉइंट भी आखिरी में लिख लेना है. दिस मेथड इज suitable for the elements which are available only in the minute quantities, and impurities are not very much different in their chemical behavior from these elements to be purified. तो मतलब जो इम्प्योरिटी है और वो जो एलिमेंट सेपरेट करना है उनमें केमिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. केमिकल बिहेवियर लगभग एक जैसा होता है और अमाउंट बहुत कम होता है. तो अगर हम रिएक्ट करा के निकालेंगे तो बहुत सारा अमाउंट वेस्ट हो जाएगा. तो जितना अमाउंट निकालना था वो एक्सट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा. ये लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए. सो दिस मेथड इज यूजफुल. This method is useful. Yeah, this method is used for the elements which are available only in minute quantity. This method is used for the elements which are available only in minute quantities, and the impurities are not very much different, in their chemical behavior. And the impurities are not very much different in their chemical behavior. Very much different in their chemical behavior. Not very much different than their chemical behavior from the element to be purified. From the element to be purified. ठीक है. अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ऐसी और भी अलग अलग टेक्निक्स होती है. इसमें हम लोग क्रोमेटोग्राफी में कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स फॉलो करते हैं. जो हमारे केस में अभी कॉमन टेक्निक कोर्स में थी वो मैंने आपको बता दी. ठीक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए इसमें बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई करी जाती है, बट कभी कभी हम रिफाइनिंग टेक्निक्स में भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक अप्लाई करेंगे. तो दीज आर द टेक्निक्स जिससे प्योर मेटल से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल तक हम लोग पहुंच जाते हैं.